इस वाली वीडियो लेक्चर में सिखाएंगे हम आपको लेक्चर नंबर 11 है और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति किस तरीके से करती है वो बताएंगे। देखो पहला नंबर में क्या बोला गया है, एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है। एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है और जिसमें ए बराबर नहीं है 0 के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है। ठीक, एक सरल रेखा है जो जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब वो प्रतिच्छेद बिंदु ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ही तो है, ये बहुपद है। तो बहुपद जो है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके क्या करना है, प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्य ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, शून्य ज्ञात कर लो। या फिर अपन ऐसे कह लो, या फिर अपन ऐसे कह लो, ये जो समीकरण दिया है y बराबर ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक्स तो होगा, y कैसा होगा, एक्स तो होगा, लेकिन y निर्देशांक 0 होगा, तो y की वैल्यू यहाँ 0 होगी। क्यों, क्योंकि एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है तो y का मान यहाँ कितना होगा, 0। अब इसमें सॉल्व कर लो, ये प्लस का भी इधर भेजेंगे का हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा ए एक्स, ए गुणा में इधर आएगा भाग में, तो माइनस के बी अपॉन ए बराबर में एक्स। तो एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आ गया माइनस बी अपॉन ए, और वाई की वैल्यू तो 0 थी, तो निर्देशांक बिंदु कितना बन गया, माइनस के बी अपॉन ए कोमा 0। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना कि कोई भी एक बहुपद दिया जाए और उसके लिए एक सरल मतलब रैखिक समीकरण दिया जाए, तो जिस अक्ष पे करता है वो तो होगा, बाकी दूसरी अक्ष 0 होगी। जैसे एक्स अक्ष पे कर रहा है तो एक्स वाला तो बिंदु होगा, वाई वाला क्या बन गया, 0। अब इसे सॉल्व कर देंगे, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया माइनस बी अपॉन ए, और वाई 0 चल ही रहा था तो इसीलिए माइनस बी अपॉन ए कोमा 0 हो गया आंसर इसका। ठीक, आगे देखें, चर एक्स के बहुपद पी ऑफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात कहलाती है। बहुपद में जो चर चल रहे होते हैं, एक्स वाई जो चल रहे होते हैं, उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात, आंसर में क्या आएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो पूरा क्या बन गया कि चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, बहुपद की घात। आगे देखें, द्विघाती बहुपदों में अधिकतम दो घाती जो बहुपद होते हैं उसमें अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि 2 घात में 2 शून्यक, 3 घात में 3 शून्यक, तो यहाँ 2 आएगा ऑप्शन। आगे देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। क्या का द्विघाती, क्या का उदाहरण, द्विघाती बहुपद का। आगे देखो, समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि। जब समीकरण कोई दिया जाता है इस टाइप से, मान लो कोई ये समीकरण है, तो ऐसे कंडीशन में अपन जोड़ते हैं, जो चिन्ह अलग अलग आ गए, सब पद समान आ गए तो जोड़ते हैं, चिन्ह एक से आ गए, पद समान आ गए तो घटाते हैं। तो ऐसे जोड़ने और घटाने की जो विधि होती है वो अपन ने क्या सीखी थी, विलोपन विधि, तो उससे अपन कहते हैं विलोपन विधि। ठीक, आगे देखें, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि। जब एक मान, देखो एक समीकरण से मान ज्ञात करो, मान लो ये एक है ये 2 है, अब इसमें से ज्ञात करो जहां में रखो, और जहां में से ज्ञात करो इसमें रखो, तो ऐसी विधि को अपन प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन। ठीक, तो ध्यान रखना, ये देखो ये लिखा है प्रतिस्थापन। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी समीकरणों को जोड़ के या घटा के हल करने की जो विधि है उसे कहते हैं विलोपन विधि, और प्रतिस्थापित करने की मतलब एक चर से दूसरे चर में, दूसरे चर से पहले चर में रखने के जो मान है उस टाइप की हल करने की जो विधि उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो इसमें क्या आएगा, प्रतिस्थापन। आगे देखो, यदि रेखाएं संपाती हैं, जब रेखाएं संपाती होती है मतलब एक रेखा के ऊपर होती है, तो शर्त क्या बनती है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। और ऐसी स्थिति में रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेक, ये लिखा है। ठीक, आगे देखें, यदि रेखाएं समांतर है। अब रेखाएं समांतर है तो शुरुआत के 2 बराबर होती है, तीसरा बराबर नहीं होता है, और कोई हल प्राप्त नहीं होता है ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ क्या आएगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल प्राप्त नहीं होता। आगे देखा, ये एक समीकरण के दिया गया है, ये जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समीकरण रैखिक युगपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक युगपद, मतलब रैखिक युग में। ठीक है, रैखिक युगपद कहलाते हैं। आगे देखा, इसमें वो कह रहे हैं कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, यदि x का मान 3 है, अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, x का मान कितना 3, तो y का मान कितना आएगा, ये माइनस का इधर भी जगह का हो जाएगा, ये प्लस का है, 3 प्लस का इधर भी जगह का हो जाएगा, माइनस का, माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 होगा।
y का मान कितना होगा 2, तो यहाँ ये गलत लिख दिया इन्होंने, यहाँ 2 होगा। ठीक, x का मान यदि 3 है तो y का मान 3 होगा, तभी तो x और y को जोड़ के 5 आएंगे। देखो आगे देखें तो ये 5 नहीं है, यहाँ 2 आएगा। आगे देखिए y समीकरण जिसको ये के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या और a और b दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों में x और y के एक रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। ठीक, तो ध्यान रखें, y समीकरण जिसको इस रूप में लिखा जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जिसमें a b c जो है वो वास्तविक संख्या होती है और a का मान b का मान 0 नहीं होता, तो ऐसे को कहते हैं दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण। तो यहाँ आएगा रैखिक, ये लिखा है रैखिक। आगे देखिए, समीकरण इतने में यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो k का मान, अब x की जगह पे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो गुणा में 2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4, और y का मान 1 चल रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 और 1 कितने हो गए? 5, तो यहाँ 5 आंसर है। खालिस्तान में कितना आएगा? 5। ठीक, ये दोनों समी मान उठा के इसमें रख देना, 5 आ जाएगा, 5 रख दिया। आगे देखिए, p ऑफ x एक बहुपद है, p ऑफ x एक बहुपद है और इधर लगा दिया बराबर में 0। अगर कभी भी किसी बहुपद में, जैसे मान लो ये एक बहुपद है, अगर इस बहुपद में बराबर में 0 लगा दें तो अब ये बन जाएगा समीकरण। क्या बन जाएगा? समीकरण। ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद में 0 लगा देंगे तो ये बन गया द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण। तो यहाँ लिख दो, p ऑफ x एक द्विघाती बहुपद है, बराबर में 0 लग गया तो क्या बन जाएगा? द्विघाती समीकरण। यहाँ लिख देंगे द्विघाती समीकरण, समीकरण या वर्ग समीकरण। ठीक है, द्विघाती समीकरण नहीं लिखो तो वर्ग समीकरण भी लिख सकते हैं, वर्ग समीकरण। ठीक, कोई एक लिख दो। आगे देखिए, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय, जो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो प्राचीन भारतीय कौन विद्या ने थे? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य ने दिया था। जो सूत्र बनाया था, सूत्र के द्वारा जब हम किसी द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं तो वो सूत्र श्रीधराचार्य ने बनाया था। तो यहाँ लिख देंगे श्रीधराचार्य। आगे देखें, द्विघात समीकरण का विभक्त ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा, और जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल जो वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वास्तविक नहीं है। मूल कैसे नहीं है? वास्तविक नहीं। आगे देखें, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसमें हल करने हेतु द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र लिख लो, ये लिखा है। ठीक, ये सूत्र ही पूछा है, यानी इसे हल करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2 है। तो ये लिखा है, ये लिख देना। आगे देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, अगर कोई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है और समान भी है तो विभक्त कर क्या होगा? 0। ऐसी कंडीशन में डी का मान 0 होता है। आगे देखा, समांतर श्रेणी का सारवंतर, सारवंतर देखो यहाँ 3 से 7 पे पहुंच गया तो 4 ही तो जोड़े तो 4 आ रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। देखो इसमें भी 4 होगा, देखो लिखा है 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 4। ठीक, ये 4 बार दिया। आगे देखें, समांतर श्रेणी, ये इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, अब हमें पदों की संख्या तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर अंतिम पद जरूर पता है, 205 है। तो अंतिम पद दिया है मतलब an का मान दिया है। क्या का मान दिया है? an का। और an के मान से अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखना, अभी हम इसको इधर सरका दें, ये हटा दे। चलो ये इधर करते हैं। तो इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कैसे मिलेगी? अंतिम पद 205 है, मतलब an का मान दिया है 205। ठीक, अब an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 और d बराबर में 205। a का मान कितना चल रहा है? 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस के n माइनस 1 और d का मान कितना है? 7 में 6 जोड़ दे तो 13 आ गया, 6 बराबर में 205। ये प्लस की संख्या इधर भेजेंगे, क्या की हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 गुणा में 6 बराबर में 205 माइनस के 7। 205 में से 7 गए तो कितना बचा? 198। यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 गुणा में 6, 6 गुणा में इधर आई भाग में, तो 198 बटे में 6, 6 18 और 6 18 एक आंसर बराबर n माइनस 1। ये माइनस के इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो n बराबर 34। तो यहाँ 34 सही है।
ठीक, इधर कितना आ जाएगा 34। ये सॉल्व करके ही पता करना पड़ेगा, वैसे कोई वो नहीं है इसमें। आगे देखिए, अगले में क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी दी गई है ये आपको। इस समांतर श्रेणी में सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर कैसे ज्ञात कराएंगे, अगला पद है 1/2 माइनस इससे पहले वाला पद है 3/2, तो एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1 यहाँ माइनस के 3, 3 में से 1 गया, कितने बचे -2/2, कैंसिल कर देंगे -1, तो यहाँ आएगा -1। आगे देखें, एन पदों वाली समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए अंतिम पद एल है, तो योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, योगफल के लिए एस एन बराबर, अब योगफल के लिए एस एन बराबर, तो एस एन तो यहाँ लिखेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता है, ए एन अंतिम पद होता है, अंतिम पद की वैल्यू एल दी है, तो n/2 a प्लस एल, ये आंसर है। ठीक है, ये भी लिखा है, देखो आगे देखें, 9 और 7 का समांतर माध्य, यानी 9 और 7 का समांतर माध्य, कभी भी दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो दोनों को जोड़ो, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 + 7 बटे में 2, तो 9 7 16 बटे में 2, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, समांतर माध्य 8 है, तो यहाँ 8 आएगा। ठीक, आगे देखें, समांतर श्रेणी में ए का मान 3 है, एल का मान ये है, पदों की संख्या ये है, तो योग ज्ञात करो, योग ज्ञात क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू कितनी है 5 बटे में, ए का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, एल की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। सॉल्व कर ले, 5/2, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, कैंसिल कर दो, कितना आएगा 9 9 5 45, यानी आंसर कितना आएगा 45, तो यहाँ 45 कर देंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं समांतर श्रेणी में a बराबर -18, n बराबर 10, ए एन बराबर 0 हो तो d का मान ज्ञात करो, तो देखो ए एन बराबर दिया है 0, तो ए एन बराबर कितना दिया है 0, तो ए एन का ही सूत्र लगा दो, सूत्र क्या होता है a + n-1 और गुणा में d बराबर में 0, तो a का मान कितना है, a का मान 18 है, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे 18, प्लस के n का मान कितना है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 - 1। ठीक, और डी का मान कितना है, डी का मान पता करना है, बराबर 0, तो 18 माइनस के इधर भेजेंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ बचे 10 में से 1 गई 9, 9 डी आएगा, तो 9 गुणा में इधर आए भाग में, तो 18/9 बराबर में डी, 9 दूनी 18, कितना आ गया 2, तो 2 मान है, डी का मान कितना है 2 है। ठीक, इस तरीके से ये आपको सॉल्व होता है। देखो सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा समरूप। आगे देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती। ठीक, ये शर्त है समरूप, समरूपता की 2 शर्तें होती हैं। आगे देखिए अगला, किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी, कोई बिंदु होता है उसकी बाह्य अक्ष से जो दूरी होती है तो एक्स निर्देशांक होता है। अब एक्स निर्देशांक को एक और सब, एक्स निर्देशांक का एक नाम और है भुज, तो उसे भुज कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे भुज, उस बिंदु का भुज कहलाती है या एक्स निर्देशांक कहलाती है। आगे देखिए, बिंदु इतने की कोटि, कोटि देखो पहला नंबर जो होता है वो भुज होता है, दूसरा नंबर जो होता है कोटि होती है, तो कोटि कितनी है 3 है। आगे देखो भुज, भुज हमने क्या बताया था, पहला नंबर जो होता है भुज होता है, भुज कितना -4। यदि एक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है, यदि एक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 तो वो कहाँ पे होगा, वाई अक्ष पे होगा, एक्स 0 है तो वाई पे होगा, वाई अक्ष पे स्थित होगा। कॉट थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा का जो प्रतिलोम है वो कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब जे कटेगा, जे कटेगा, आंसर कितना आया 1, तो यहाँ में 1 आएगा। ठीक, और नहीं तो सीधा सीधा समझे, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम जब होता है तो उनका 1 आता है आंसर। आगे देखें, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, यानी प्रेक्षक की आंख से और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। जैसे मान लो कोई ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है और यहाँ जमीन है, कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु रखी है, तो ये इसकी आंख से इसको मिलाने वाली जो रेखा बनेगी इसे दृष्टि रेखा कहती है, तो यहाँ लिख देंगे दृष्टि रेखा। आगे देखें,
एक भवन की 5 बिंदु से 25 मीटर दूरी, भवन के शिखर पर कोण 45 डिग्री है। मतलब एक भवन है, इसके 5 बिंदु से 25 दूरी पर, 25 मीटर की दूरी पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। तो ध्यान रखें, जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो ऊंचाई और आधा दोनों बराबर होते हैं। ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो यह 25 आएगा। ठीक, आगे देखें। एक व्रत की ध्यान रखें, कोई भी व्रत होगा उस पर 2 ही समांतर लाइनें खींच सकती है, तो 2 आएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का सूत्र होता है क्षेत्रफल का। आगे देखिए, त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। चलो आगे देखें, फिर से इसमें पूछा गया है चाप की लंबाई, तो फिर से यही लिख देंगे, ये लिखा है इस इधर लिख देंगे। दो घनों को आपस में जोड़ा जाए तो क्या बनता है घन? जब दो घन होते हैं, मान लो ये घन है, ठीक, और एक और घन है, अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो ये बनेगा इस टाइप का घन। इस टाइप से बन जाएगा, तो ऐसा बनेगा, इसको कहते हैं घनाभ। दो घनों को जोड़ा जाता है तो घनाभ बनता है, तो यहाँ लिख देंगे घनाभ। आगे देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है उसे माध्यक कहते हैं। ध्यान रखें, आंकड़ों में जो सबसे बीच का मान देता है वो माध्यक होता है। वो क्या होता है? माध्यक होता है। आगे देखिए, बिना किसी क्रम के या स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रुकावट के किए गए प्रयोग को क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। ये प्रायिकता का वो है ओटी। कभी भी बिना कोई क्रम है और स्वतंत्रता पूर्वक जो बिना किसी रुकावट का जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग, तो उसे यादृच्छिक प्रयोग यहाँ पर देंगे। आगे देखिए, सत्य सत्य। सत्य सत्य में क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट है, तो वो सही बोल रहे हैं। दो बहुपदों का योग व अंतर क्या होता है? एक बहुपद होता है, बिल्कुल सही है। जब दो बहुपद को जोड़ते हैं या दो बहुपदों को घटाते हैं तो आंसर भी एक बहुपद आता है, तो इसीलिए ये सत्य है। द्विघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो सी अपॉन ही होता है। सही बोल रही है, सत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। हाँ, शून्य बहुपद मतलब जिसमें शून्य पद होते हैं, मतलब जीरो। अब जीरो की तो कोई सी भी घात हो सकती है, यानी कि पी ऑफ, जैसे शून्य बहुपद की यहाँ चर्चा की है, तो शून्य बहुपद होता क्या पहले ये समझ लो। पी ऑफ एक्स बराबर जीरो जो है वो एक शून्य बहुपद। अब यहाँ कितनी भी घात लगा सकती है जीरो पे, तो कोई परिभाषित ही नहीं है, तो अपरिभाषित होती है, तो वो सही कह रहे हैं, ये भी सही है। यानी शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। आगे देखा, रैखिक समीकरण युग में एक समीकरण प्राप्त होता है। रैखिक समीकरण युग में एक समीकरण प्राप्त होता है? नहीं, रैखिक समीकरण युग में दो समीकरण होते हैं, ठीक है, तो ये असत्य है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, यदि एक बराबर एक, यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 4 होगा, बिल्कुल सही होगा, तभी तो जोड़ के 5 आएंगे, तो ये सत्य है। आगे देखें, इसमें बोल रहे हैं दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। इनने दो चरों में, यानी कि एक रैखिक समीकरण, मान लो कोई एक रैखिक समीकरण ही है और इसमें दो चर है, एक x एक y है। अब इसके जो हल होंगे, इसके अनंत अनेक हल होंगे। कभी भी एक समीकरण को हल करो जिसमें दो चर हो तो उसके अनंत हल होते हैं, तो वो सही बोल रहे हैं, यानी कि सत्य है। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी रैखिक समीकरण होता है, जब उसे हल करते हैं तो जो बिंदु आता है वो बिंदु उसी रेखा पर स्थित होता है, तो ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, समीकरण ने कहा ये और ये द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी होंगी, तो देख लो अनुपात बना लो इनका। यहाँ x का गुणांक में 1 है, यहाँ x का गुणांक में 4 है, तो 2/4 बनेगा। x के गुणांक, सॉरी x, यहाँ x के गुणांक में 2 है, यहाँ x के गुणांक में 4 है, तो 2/4। यहाँ y के गुणांक में -3 है, -3, और यहाँ y गुणांक में -6 तो -6। यहाँ 7 है तो 7, यहाँ 14 है तो यहाँ 14। अब बना लो, ये कट गया, 1/2 आ गया, ये और ये कट गया, 1/2 आ गया, ये और ये कट जाएगा, 1/2। तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर में रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं होती, रेखाएं होती है संपाती, तो ये गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गलत, तो इसीलिए असत्य है। आगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है, बिल्कुल सही है।
ये एक समीकरण के मूल -2 और वो 2 और -5 होंगे, यानी इस समीकरण के जो मूल होंगे वो 2 और -5 होंगे। देख लो, कभी भी किसी समीकरण के मूल दिए जाते हैं तो वो मूल उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट मतलब उसमें रखने पर वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखते हैं बनती है नहीं। 2 का मान यहाँ रखेंगे तो आएगा 4, फिर 2 का मान यहाँ रखेंगे -6, और 2 यहाँ नहीं रख पाएंगे। अब देखो ये पूरा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये असत्य है, मूल नहीं है, यानी कि 2, -5 इसके मूल नहीं है। ठीक, अब देखो आगे देखें। दूसरे तरीका से भी ये पता कर सकते हैं अपन, देखा जाए तो जैसे इसकी खंड कर लो, खंड इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस के माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10। तो खंड करेंगे कितना आएगा, x x -5 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x -5 आएगा। तो x बराबर 5 आना चाहिए, ये उल्टे हुए हैं। इसका मान जो होना चाहिए और जी वैसा होना चाहिए, जी प्लस का होना चाहिए, तो आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए ये असत्य है। ठीक, वैसे भी असत्य ही आ रहा है। आगे देखें, इतने के मान 0, 1 है, बिल्कुल सही है। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो ये प्लस के अंदर भेजें, ये माइनस के अंदर भेजेंगे प्लस का, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 ही है, सही है, मतलब सत्य है। आगे देखिए, इतने का मान 0 और -1 है, नहीं 0 और 1 है, अभी बताया था, इसीलिए सत्य है। ax प्लस बी बराबर 0 का एक द्विघात समीकरण नहीं, 2 पावर होनी चाहिए, जबकि यहाँ 1 है, तो इसलिए यह सत्य है। जब d बड़ा है या बराबर है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि d का मान या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आया, इन दोनों स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। अगर 0 से छोटा आएगा तो वास्तविक नहीं है, तो यहाँ पर ये सही है, वास्तविक होंगे। 3, 6, 12, 24 एक समांतर श्रेणी है, देख लो। 3 और 6 में 3 का अंतर है, जहाँ में 6 का अंतर, जहाँ में 12 का अंतर। देखो अंतर ही समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी कैसे आ जाएगी, इसीलिए गलत है। एक समांतर श्रेणी में nवां पद का सूत्र ये होता है, बिल्कुल सही है, यही होता है। इसमें देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर श्रेणी -2 से 2 पे पहुंच गई और यहाँ फिर 2 से -2 पे पहुंच गई, तो बढ़ रही है घट रही है, तो ऐसा नहीं होता, या तो श्रेणी बढ़ेगी या घटेगी, तो इसीलिए ऐसा है। आगे देखा है, इनमें ए पी है तो बी बराबर, यानी बीच वाले की वैल्यू इन दोनों को जोड़ का आधा होती है, बिल्कुल सही है। ठीक, ये स्टेटमेंट है समांतर माध्य का। कभी भी किसी 3 संख्या की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो आंसर जो बीच वाली संख्या आती है, तो वो सही कह रही है। आगे देखिए, श्रेणी इतने का 6वां पद -2 है, देख ले रहे। 6वें पद का सूत्र होता है a प्लस 6d। ए प्लस क्या होता है, a प्लस 6d नहीं आएगा, 5d। तो a का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिया, प्लस 5 गुणा d का मान कितना है, हर बार 2 कम हो रहा है, तो -2 है, तो 8 -5 दूनी 10, घटा देंगे -2, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए, ये एक समांतर श्रेणी है, देखो इसमें इसमें 1 का अंतर, इसमें इसमें 2 का, इसमें इसमें 4 का, अंतर ही समान नहीं है, तो इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है, तो गलत आ सकता है। ये एक समांतर श्रेणी है, देखते हैं अगर अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगी। ये 2 थे, यहाँ 2.5 पे पहुंच गया, 5 के आधे 2.5 होंगे, 2 से 2.5, 2.5 पे पहुंच गया, 2.5 से 3 में हुआ, फिर से मतलब आधा आधा नंबर जोड़ा जा रहा है, तो ये सही है। बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी, बिल्कुल सही है, x² प्लस y² रूट के अंदर, सही है। इनकी दूरी सूत्र पहले से ही होता है, ये दूरी सूत्र लगाए, ये भी सही है। इन दोनों के बीच की दूरी तो हमने बताया था, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो इन दोनों के वर्गों का जोड़ रूट के अंदर, जा का वर्ग होता है 49, जा का वर्ग होता है 1, यहाँ कितने आएगा 50, और 50 को लिखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 का जोड़ा बन गया 5 बार 2 अंदर, तो 5√2 है, सही है। ठीक, आगे देखो, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जो होती है वो बाई निर्देशांक होती है, और बाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, और यहाँ कह रहे हैं भुज, तो इसीलिए ये कैसी है, असत्य है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई व लंबाई को दूरस्थ वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सही है। यानी त्रिकोणमिति का जो उपयोग किया गया है वो बड़ी बड़ी दूरियों ऊंचाइयों को नापने के लिए किया गया है। ठीक, तो ये सही बोल रहा है। आगे देखा, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है, सही है।
यानी कि प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, तो ये सही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी छेदक रेखा कहते हैं वृत्त को, जब कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सही है। जो वृत्त है और एक जीवा, यहाँ से अगर इस केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये बराबर हिस्सों में बट जाता है। ये फिर में भी है आपके सिलेबस में, तो ये सही बोल रहे हैं। स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा होती है? नहीं, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये गलत कह रहे हैं। स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं होती, तो इसलिए गलत है। आगे देखें, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या खंड माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल सही है। कोई भी वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके त्रिज्या खंड में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। मतलब ये मान लो ये कोई वृत्त है और इसमें हमने क्या बना दिया, ये एक वृत्तखंड बना दिया, ये इतना, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे त्रिज्या खंड में से यही तो घटाएंगे त्रिभुज, तो वो सही कह रहे हैं। आगे देखें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है? नहीं, दीर्घ मान बड़ा होता है तो क्षेत्रफल बड़ा ही होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़ा होगा, जबकि ये कह रहे हैं छोटा है, तो इसलिए 70। अर्धगोले के आयतन का सूत्र, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 होता है, यहाँ 1/3 है, इसीलिए ये भी है 70। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का आधा होता है? नहीं, 1/3। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 होता है, जो कह रहे हैं आधा होता है, गलत है ये भी। माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि यही है, सही है। यानी कि ये कल्पित माध्य विधि का सूत्र देखो, 70 कह रहे हैं, ये जो सूत्र है वो कल्पित माध्य विधि का ही है। आगे देखें, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, सही है। हाँ, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक, सही है। घटना घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता को जोड़ा जाता है तो उसका मान 1 आता है, तो ये सही है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी सही है। किसी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, कोई भी प्रयोग होता है उसमें जितनी भी प्रायिकताएं आएंगे उनका जो जोड़ेंगे तो 1 आता है, तो ये सही है, ठीक। इस तरीके से आपके सत्य सत्य पूरे होते हैं। आगे आपके जोड़ी है, तो जोड़ी हम अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे।